हेलो। कैसे हो? कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके देखो, इसके पहले जो हमने क्लियर किया था बेटा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको बोर्ड लेवल पे जितना था वो क्लियर हो गया था। उसके कुछ बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल भी हमने क्लियर किए थे, और जो आज हम क्लियर करेंगे वो कंपटीशन लेवल, आईआईटी मेन, जेई या फिर नीट लेवल पे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम कुछ बात करें आज। तो वहाँ पे देखो, मैंने स्फेयर के बारे में बात किया था। स्फेयर के बारे में एक कंडक्टिंग स्फेयर लिया गया था। कंडक्टिंग स्फेयर लिया गया था वहाँ पे, जहाँ पे आपने 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, आउटसाइड एंड द सरफेस एंड द इनसाइड, बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को यूज़ करते हुए आप सभी ने ये सब किया था, इतना काम। लेकिन वहाँ पे कंडक्टिंग स्फेयर था। आज मेरे पास, आज मुझे करना क्या है, पहले तो हम ये लिख दें। मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फेयर। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फेयर। अब हमारे पास एक इंसुलेटिंग स्फेयर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो, कंडक्टिंग स्फेयर में मैंने बताया था चार्ज हमेशा सरफेस पे होते हैं, आउटसाइड द सरफेस। देखो, बेसिकली कंडक्टिंग स्फेयर का रीजन सरफेस में होने का ये है, अगर यहाँ पे मान लो अंदर चार्ज हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया नहीं इसमें अंदर चार्ज हैं, और थोड़ी देर के लिए क्या अंदर होते हैं चार्ज, लेकिन बाहर क्यों आ जाते हैं उसका रीज़न सुनो। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, इसने इसको फेंका, चल तू भी बाहर, चल तू भी बाहर, इसने इसको फेंका, चल तू भी बाहर, सब बाहर, चल चल बाहर, बाहर चल। ठीक, तो अंदर रह के कोई हुआ ही नहीं, अंदर कोई नहीं हुआ। ठीक है, ड्यू टू रिपल्सन फोर्स ऑल द चार्जेस गोज आउटसाइड द सरफेस। इसीलिए जो चार्ज होता है कंडक्टिंग सेल में या कंडक्टिंग स्फेयर में, वो कहाँ पे होता? हमेशा सरफेस पे होता, उसके अंदर चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो रिपल्सन की वजह से वो कंडक्ट हो जाते हैं, और रिपल्सन की वजह से जाएंगे कहाँ मैक्सिमम? इसके एकदम टॉप पे जा सकते, बाहर तो चले नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास इंसुलेटिंग स्फेयर है। कैसा स्फेयर है? इंसुलेटिंग। देखो, इंसुलेटिंग स्फेयर है तो यहाँ पे चार्ज अंदर है। भैया रिपल्सन तो यहाँ पे भी लग रहा होगा, यहाँ से भी चार्ज ले, बाहर जा बाहर जा, लेकिन ये कंडक्टिंग नहीं, ये चार्ज को कंडक्ट नहीं करेगा। दिस इज अ इंसुलेटिंग स्फेयर। देखो, वर्ड यूज किया गया है इंसुलेटिंग स्फेयर। ठीक है, अब भैया ये चार्ज को कंडक्ट नहीं करेगा। अगर चार्ज को कंडक्ट नहीं करेगा तो क्या चार्ज जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसका मतलब जो चार्ज अंदर है वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर है। भैया मैं यहाँ था यहीं पे रहूँगा, यहाँ था यहीं पे रहूँगा, यहाँ था यहीं पे रहूँगा, क्योंकि मुझे कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कंडक्टिंग और ये है इंसुलेटिंग। ठीक, अब आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इंसुलेटिंग स्फेयर की वजह से। किसकी वजह से निकालेंगे? इंसुलेटिंग स्फेयर की वजह से। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के नए दौर में एक नया टॉपिक, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, यूनिफॉर्म चार्ज इंसुलेटिंग स्फेयर। चलो देखो, यहाँ पे हमारे पास एक इंसुलेटिंग स्फेयर है जिस पे बहुत सारे चार्ज अंदर हैं। अब भैया ये स्फेयर है ना, दिस इज अ इंसुलेटिंग स्फेयर। अब ये अगर स्फेयर है तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, सब आपको बताना है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। ये स्फेयर है, ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। लेट कंसीडर अ इंसुलेटिंग स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, we have to find electric field at a distance
आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक, एट अ सेंटर आर फ्रॉम द एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। लेकिन इसके बाद देखो भैया इसमें कौन सी चार्ज डेंसिटी है, रो है। कौन सी है, रो। तीन वर्ड यूज किए थे, लैम्डा सिग्मा रो। रो इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर। चलिए यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, बेसिकली कैपिटल आर का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक। इसी गॉसियन सरफेस, भाई ये कहीं पे भी हो सकता है, इसी गॉसियन सरफेस पे एक मैंने स्मॉल एरिया वेक्टर ले लिया। क्या ले लिए, एक स्मॉल एरिया वेक्टर, और जिसका नाम क्या है, डी ए। अब भैया डी ए क्या है, एरिया वेक्टर ऑफ गॉसियन सरफेस। चलो ये बात भी हो गई, और क्या बचा, एंड दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, सो एरिया वेक्टर इज आउटसाइड, तो एरिया वेक्टर भी इधर जा रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जाएगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ जा रही है। चलो अब देखो, अगर मुझे गॉस लॉ लगाना है, अगर मुझे गॉस थ्योरम लगाना है, तो मुझे नेट फ्लक्स, नेट क्लोज फ्लक्स ऑफ दिस गॉसियन सरफेस पता होना चाहिए। इस गॉसियन सरफेस का मुझे नेट फ्लक्स पता होना चाहिए। गॉस लॉ भूले तो नहीं है ना। चलिए देखिए गॉस लॉ क्या था, फ्रॉम गॉस लॉ गॉस लॉ से आपको पता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इन क्लोज। ये जो चार्ज है उस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है, मुझे बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद देखें, अब हम इधर वाली वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और इधर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। सो मुझे क्या फाइंड करना है, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए वेक्टर और कॉस जीरो, कॉस जीरो। भाई यहाँ जीरो क्यों लगा दिया, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर गोज इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनमें एंगल कितना बन रहा, जीरो, ठीक है। चलो ई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिनोट इट ई, ठीक है। यहाँ पे चाहे आप लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाई ई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर डी ए इज डिनोटेड बाई डी ए, ठीक है, ई। और इस डी ए को हमें पूरा चाहिए भैया, ये डी ए तो छोटा सा पार्ट है ना गॉसियन सरफेस का, मुझे कंप्लीट चाहिए, मुझे पूरा चाहिए, ठीक है। तो पूरा कितना होगा देखें, ई छोटे सा पार्ट था, पूरा चाहिए तो उसका एरिया कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बिकॉज स्मॉल आर क्यों लिखा, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो स्मॉल आर है, पूरे सरफेस का, पूरे बड़े वाले स्फेयर का रेडियस वो कैपिटल आर है, ठीक है। तो देखो मैं ये वाली वैल्यू निकाल लिया, ठीक। पुटिंग क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन गॉस थ्योरम में इसको रख दिया जाए। चलो रख दिया जाए, देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए ऊपर मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, अभी फिर बात करेंगे थोड़ी देर बाद। चलो देखें, अब भैया ये जो वैल्यू है, एक बार तो मैं यहीं पे रख के कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिखे। ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू इनक्लोज अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है बच्चों को कि नहीं, पहले बताओ, दिख रहा है? हाँ, यहाँ तक तो दिख रहा है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया इतना काम तो मैंने पीछे भी किया, यहाँ मेन काम तो है क्यू इनक्लोज निकालना। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, इसके पहले जो बात की थी वहाँ तो चार्ज ही नहीं था, यहाँ तो चार्ज है, वो चार्ज है कितना, ठीक है। चलो इसी क्यू इनक्लोज पे हम बात करेंगे। अच्छा, क्यू इनक्लोज को हम क्या लिख सकते हैं? अगर सुनो मेरी बात ध्यान से एकदम, अगर इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो का मतलब समझिएगा, इसके एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी रो बराबर क्या है, क्यू अपॉन वी ना। एक वॉल्यूम में जो चार्ज, एक वॉल्यूम में जो चार्ज, तो इतने वॉल्यूम में जो ये क्या है, ये रो क्या है, रो इज अ चार्ज ऑफ वन वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में जो चार्ज है वो क्या है, रो है। तो इतने वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, रो जो एक वॉल्यूम का चार्ज, और इतना, अरे भैया एक वॉल्यूम में, अच्छा आप बहुत सिंपल सी मैथ बताओ, एक वॉल्यूम में चार्ज हैं 10, तो 5 वॉल्यूम में कितने चार्ज होंगे, 50 होंगे। वही तो कर रहे हैं, एक वॉल्यूम में चार्ज रो हैं तो 50 वॉल्यूम में उसके v से मल्टीप्लाई, उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो चलो देखो, रो इज अ चार्ज ऑफ वन वॉल्यूम एंड v अपॉन एप्सिलॉन नॉट, v अपॉन में थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, रो v अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक चीज़ और भैया, ये चार्ज कहाँ का था, दिस इज अ चार्ज ऑफ गॉसियन सरफेस, उस गॉसियन सरफेस का चार्ज था, तो वॉल्यूम भी कहाँ का होगा भाई। कुछ लोग के माइंड में अभी वॉल्यूम में गलती कर देंगे, बड़े कैपिटल स्फेयर, बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम रख देंगे। दिस इज अ चार्ज ऑफ क्लोज, हाँ, दिस इज अ चार्ज ऑफ इनक्लोज गॉसियन सरफेस, उस गॉसियन सरफेस का चार्ज है ना गॉस थ्योरम में। तो वॉल्यूम भी किसका होगा, इसी गॉसियन सरफेस का, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये पॉइंट ज़रूर क्लियर कर लेना, नहीं आगे फिर गलत कर दोगे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ें, तो चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E.4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू रो वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस इज 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना, समझ आ रहा है? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। फिर चलो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, लो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ई को एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ। ई बराबर रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 से 4 कट्टा, आर स्क्वायर से आर कट्टम, आ गया मेरा आंसर, आ गया। पाई से पाई भी तो गया, पाई से पाई गए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान से देखो इस विचित्र प्राणी को, ठीक है। ये देखो ध्यान से इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितनी आई, रो 3 एप्सिलॉन नॉट आर। देखो उसके पहले मैं अब ज़रा ग्राफ से ये चीज़ें ग्राफ से बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफ कैसे बनेगा। उसका ग्राफ, कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ कैसा बना था और इस इंसुलेटिंग स्फीयर का ग्राफ कैसे बनेगा, बिकॉज इसमें, चलो ग्राफ देखते हैं तो फिर और क्लियर करेंगे। जल्दी इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं, ठीक है। होल्ड कर लो वीडियो और फिर नोट कर लो, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे की बात। फिर हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, हाँ नोट करो भाई, जल्दी 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 पढ़ लो। चलो फिर आगे बढ़ें। इसको मैं इधर इरेज कर रहा हूँ, इस साइड ना।
ओ, बहुत अच्छा डायग्राम मैंने बनाया था, इरेज करा दिया। चलो नोट कर लियो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे, 2 ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब हम 2 ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ बनाएंगे ग्राफ, ये पूरा इरेज करो, मुझे नोट कर लियो। चलो अब ध्यान से देखो। चलो देखो, 2 ग्राफ का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन हाँ पीछे वाला आपको याद होना चाहिए, कंडक्टिंग स्फीयर वाला, तभी ग्राफ आप अच्छे से बना पाएंगे। ग्राफ जी के बाद आर होता है। ग्राफ ऑफ, पहले किसका बना है? कंडक्टिंग स्फीयर ना, पहले हमने वही तो पढ़ा था, स्फीयर। देखो अब ये मेरा कंडक्टिंग स्फीयर है, ये मेरा क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर। इस पे चार्ज हमेशा बाहर होंगे, सरफेस पे होंगे। ये हमारा कौन है? कंडक्टिंग स्फीयर। कौन है? कंडक्टिंग स्फीयर। चलो ठीक है, तो क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी? कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, बिकॉज क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। कृपया ध्यान दें, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन उसके सरफेस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। अब जैसे जैसे बाहर जाएंगे तो आपने पढ़ा था E बराबर क्या पढ़े थे भाई? कुछ याद है? E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई लैम्डा अपॉन कितना आया था? 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। हाँ, मुझे भी याद नहीं। चलो देखते हैं पहले कितना आया था। E बराबर कितना आया था? याद कर लिया करो। लैम्डा बराबर इधर आया था आपका E डॉट 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, है ना, आउटसाइड की बात कर रहे हैं ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ तो यही तो आया था। E बराबर अच्छा 2 पाई आर एल ना, E डॉट Q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एल को लैम्डा, तो ये तो लाया था। E बराबर सही तो लिखा था, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ तक जब ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे मैक्सिमम। उसके बाद अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो वो चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्हिच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लो भैया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अंदर 0, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एक समय पे मैक्सिमम सरफेस पे, उसके बाद ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें ग्राफ ऑफ, ये किसका भैया? ग्राफ तो लिख ही लो ना, ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर कौन जा रही? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इधर कौन जा रहा? रेडियस r, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस r। अब देखो फिर हम एक ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ किसका होगा? क्यों गिरे जा रहे हो? ग्राफ ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, ग्राफ ऑफ इंसुलेटिंग स्फीयर। इंसुलेटिंग स्फीयर का हम ग्राफ देखेंगे। देखो अब हमारे पास कैसा ग्राफ वो है स्फीयर,
इंसुलेटिंग स्फीयर कैसा है? इंसुलेटिंग स्फीयर थोड़ा बढ़िया नहीं बना, ठीक है। देखो एक चीज़, इंसुलेटिंग के लिए अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, ई बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले डिराइव कराया। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बढ़ गई, लेकिन कहाँ तक बढ़ी भैया? जब ये रेडियस 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, रेडियस बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली गई। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रेडियस, लेकिन ये अंदर तक ही पॉसिबल है। उसके बाद जब हम जाएंगे आउटसाइड द स्फीयर, अगर हम इसके बाहर यहाँ पे आ गए, एक स्फीयर कंडक्टिंग एक इंसुलेटिंग स्फीयर के बाहर आ जाते तो वो एज अ पॉइंट की तरह बिहेव करता है। और पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, ये तो उसकी वजह से लिख दिए थे, ई बराबर, याद नहीं है सब, भूल गए हो, सेम आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो अंदर की इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज है, लेकिन बाहर भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ही बनेगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लो बढ़ गई, लेकिन अंदर की जब हम बात करेंगे तो वही सेम चीज़ ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे देखो अंदर 0 है और इस इंसुलेटिंग स्फीयर में अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, हाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं। चलो नोट करो, ग्राफ इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें जल्दी जल्दी। हो गया भाई सब ये? हाँ क्लियर हो गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आज हम एक और बढ़िया टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एक बहुत बढ़िया टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अर्ली मॉडल ऑफ एटम। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अर्ली मॉडल ऑफ एटम ना। चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अर्ली मॉडल ऑफ एटम ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अर्ली मॉडल ऑफ एटम। चलो देखो, एक मिनट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अर्ली मॉडल ऑफ एटम। चलो देखो एक चीज़ और, अभी तक जो मॉडल ऑफ एटम आप जो पढ़ रहे हो वो बोहर मॉडल ऑफ एटम, जहाँ पे एक हमारे पास एटम होगा जिसके बीच में न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल न्यूक्लियस होगा, उसके तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, एक ये हमारा न्यूक्लियस, इस पे कौन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा है ना। लेकिन अर्ली मॉडल ऑफ एटम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अर्ली मॉडल ऑफ एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हैं, लेकिन जो इसका निगेटिव चार्ज है, ठीक, द निगेटिव चार्ज इज डिनोट in form of charge density। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो निगेटिव एटम है, निगेटिव चार्ज है इस एटम का, वो चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए,
ये क्या लिख दिया मैंने, निगेटिव फॉर्म तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अगर इसकी चार्ज डेंसिटी मान ले सिग्मा, भैया वो है क्या है, दिस इज अ वॉल्यूम, है ना, दिस इज अ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम रो, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी मान ले, रो। अगर मुझे निकालना है एक r डिस्टेंस पे निगेटिव चार्ज बताओ, r डिस्टेंस पे निगेटिव चार्ज बताओ, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं बताएंगे अर्ली मॉडल ऑफ एटम में, आप बताएंगे रो मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r का क्यूब। कहने का मतलब चार्ज डेंसिटी एक यूनिट एक वॉल्यूम पे चार्ज मल्टीप्लाई बाई पूरे वॉल्यूम का चार्ज। तो कहने का मतलब अगर हम बोले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बताएंगे, आप जो चार्ज बताएंगे वो रो और 4/3 पाई r क्यूब बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है चार्ज, निगेटिव चार्ज डिनोट करने का तरीका है, ये जो है 4 रो मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r क्यूब, ये निगेटिव चार्ज डिनोट करने का तरीका है और कैलकुलेशन में भी काफ़ी ईजीनेस हो जाती है। या फिर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर आपको बता दिया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो अपना एडिटिव प्रॉपर्टी लगा के उसके बाद उस चार्ज की वैल्यू रख के उस गॉसियन सरफेस पे जहाँ पे भी पूछा जाए, जिस जगह पे भी पूछा जाए, मान लो ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन हैं और आपको पूछा जा रहा है कि भैया इस सेल के अंदर बताओ 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, तो बताओ इसमें कितना है, तो प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो भी हो अपना एडिटिव प्रॉपर्टी लगा के उस क्यू की वैल्यू रख दो, उसका रेडियस पता कर लो, ठीक है। चलो, लेकिन यहाँ पे हम चार्ज जो निगेटिव चार्ज होगा उसको डेंसिटी के फॉर्म में डिनोट करेंगे, ठीक है। चलो देखो, एक हमारे पास अर्ली मॉडल ऑफ एटम है जहाँ पे न्यूक्लियस है और लेट सपोज उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हैं और चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है, ठीक लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारा अर्ली मॉडल ऑफ एटम है भाई। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, ये और एक चीज़ और, दिस इज अ न्यूट्रल एटम, दिस इज अ न्यूट्रल एटम, ये कैसा एटम है, न्यूट्रल एटम है। और मुझे लेट सपोज इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है और जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कहाँ पे निकालनी है, स्मॉल r पे, ठीक है, या स्मॉल r या स्मॉल r1 जहाँ पे भी, ठीक है। तो इसका जो पूरा एटम का जो रेडियस है वो कैपिटल R है और जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो स्मॉल r, और ये उसका गॉसियन सरफेस जो ब्लैक से दिख रहा है ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस, उस स्मॉल r डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस। चलो तो भैया हम पहले रो की बात करें, रो हमें बताया नहीं जाएगा, रो डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमें पता होना चाहिए ना। तो देखो रो क्या है, एक चीज़ ये बताओ, इस पे पूरे प्रोटॉन का चार्ज, इस पे जो पूरा प्रोटॉन चार्ज है और जितना इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो दोनों न्यूट्रल एटम है तो कितना होगा, चार्ज 0 होगा, ये बात क्लियर है। इसका मतलब इसका प्रोटॉन चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन चार्ज बराबर 0, ये बात समझ में आ रही, इलेक्ट्रॉन चार्ज बराबर 0, ठीक है। अब जो प्रोटॉन चार्ज होगा, लेट सपोज दिस इज अ एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर ही हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, E, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही तो चार्ज प्रोटॉन में होता है, बस इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। चलो ठीक, तो इस पे एक प्रोटॉन का चार्ज E और इसमें कितने प्रोटॉन हैं, Z प्रोटॉन है, जितना है इसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर बताता ही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, Z, टोटल प्रोटॉन कितने हो गए Z।
तो एक प्रोटॉन का चार्ज E, तो Z प्रोटॉन का चार्ज Zd प्लस। लेकिन यहाँ पे मैं जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखने वाला हूँ वो डेंसिटी के फॉर्म में लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो डेंसिटी रो मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r क्यूब बराबर 0। रो 4/3 पाई r क्यूब Ze, अच्छा कैपिटल R होगा ना, क्योंकि पूरे अभी हम बात कर रहे हैं फॉर कंप्लीट एटम, फॉर कंप्लीट एटम, पूरे कंप्लीट एटम में 4/3, ठीक, 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा भाई चलो ये बात हो गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन। जल्दी से इतना नोट करो फिर बताते हैं, जल्दी तुरंत जल्दी नोट करिए। हो गया। चलो अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं इसके अंदर इस r डिस्टेंस पे, ये तो भाई कंप्लीट ओवरऑल एटम की बात हो गई, ये क्यों निकाला है इसका रीज़न बाद में बताएंगे, ये ज़रूरत पड़ेगी वो बाद में डिस्कस करेंगे ये क्यों निकाला है, ठीक है। अभी हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे गॉसियन सरफेस लगाना है, गॉस लॉ लगाना है, तो मुझे उस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज पता होना चाहिए, नेट चार्ज। अगर इस पे 5 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज कितना है 3 प्रोटॉन का। अगर इस पे 10 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज कितना हुआ 7 प्रोटॉन का। लेकिन यहाँ तो कोई नंबर मुझे नहीं पता, यहाँ Z और डेंसिटी और इन टर्म में बात करनी है, बिकॉज दिस इज अ अर्ली मॉडल ऑफ एटम। चलो देखो, तो नेट चार्ज at the Gaussian surface of radius स्मॉल r वाले रेडियस पे कितना चार्ज होगा ये हम जानना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज वहाँ पे चार्ज कितना है Q इनक्लोज ना, उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है Q इनक्लोज। देखो क्या प्रोटॉन कहीं गए, प्रोटॉन तो नहीं गए, तो प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा Ze ही होगा, क्योंकि उस गॉसियन सरफेस के अंदर प्रोटॉन Ze हैं, प्रोटॉन बाहर नहीं होते हैं, प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में ही होते हैं, और जो न्यूक्लियस लाई कर रहा है वो उस गॉसियन सरफेस के अंदर है। उसके बाद उसकी चार्ज डेंसिटी रो मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। यहाँ से रो की वैल्यू निकालो। देखो एक चीज़ और, दिस इज r, ये जो यहाँ पे r है ये उस एटम का कोई भी पॉइंट है, वो ये हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन मुझे एक पूरे एटम का रेडियस पता है, इसलिए मैं डेंसिटी को यहाँ पे अगर मैं स्मॉल r की वैल्यू पता करूँ, यहाँ डेंसिटी पता करूँ, तो ये कैसे पता कर पाऊँगा। तो डेंसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं आप, डेंसिटी बराबर माइनस जेड ई अपॉन माइनस जेड ई अपॉन जेड ई अपॉन 4/3, नीचे वाला 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 4/3 पाई r क्यूब। ये डेंसिटी की वैल्यू मैं वहाँ रख लेना चाहता हूँ, ठीक है। Q इनक्लोज बराबर Ze इज अ चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस उस डेंसिटी की वैल्यू देखिए कितनी आई, -3 Ze अपॉन
4 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, 4 से 4, पाई से पाई। तो जो यहाँ पे उसके अंदर, उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आया क्यू इनक्लोज बराबर जेडी माइनस जेडी कॉमन कर लीजिए क्योंकि जेडी ठीक है कॉमन, जेडी 1 माइनस यहाँ पे देखो दिस इज अ 4/3 पाई आर क्यूब, 1 माइनस कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक भाई, यही मेरा मेन काम था, यही हमारा क्या था, मेन काम। इसके अंदर जो है वो चार्ज निकालना है मुझे, जो कि मैंने फाइंड कर लिया है। ठीक है, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। अच्छा भैया, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे बात कर रहे हैं, इसलिए पीछे वाली चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब फ्रॉम इधर वाला नोट कर लियो, जल्दी जल्दी नोट करो। चलो बहुत बढ़िया है सब। हाँ, ये डायग्राम इरेज करना पड़ता है। अगले दिन से मैं डायग्राम एक स्पेसिफिक जगह पे बनाऊंगा। फिर इरेज कर दिया। फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम से आप क्या जानते हो? क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर नेट फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज ऑफ डेट गॉसियन सरफेस, उस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड एंड द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ई मल्टीप्लाई डी ए। इस डी ए को हम इंटीग्रेट, इस स्मॉल पार्ट को इंटीग्रेट कर दे, पूरा बन जाए, पूरा बन जाए तो पूरा कितना हो जाएगा? 4 पाई। और पीछे देखिए, इसको आपने स्मॉल आर से डिनोट किया था, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर बराबर क्यू इनक्लोज की वैल्यू बताओ कितनी आई बेटा? उधर से देखो, जेडी अपॉन जेडी 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था आपको। दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइंड में रखिएगा। ठीक है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू जेडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं मल्टीप्लाई में लेके आ रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यार, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, चलो आपके लिए बढ़ा देता हूँ। जेडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये इधर से कौन आ गया? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ऑफ दैट, उस एटम के अंदर आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो कितनी होंगी? ये होंगी। वेयर स्मॉल आर इज दैट डिस्टेंस, स्मॉल आर वो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। कैपिटल आर इज अ डिस्टेंस, कैपिटल आर इज अ रेडियस ऑफ कंप्लीट एटम, पूरे एटम का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। बाकी सब समझदार हैं आप। अभी देखें कई चीज़ें कैंसिल होंगी। चलो 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 रे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू जेडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो जेडी अपॉन एप्सिलॉन, इसको मैं मल्टीप्लाई में ले जाना चाह रहा हूँ। नहीं, इसको क्यों, 4 पाई को ही बाहर रखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस, वो देखो आर क्यूब से नीचे वाला आर स्क्वायर कैंसिल, तो केवल आर बचेगा, अपॉन आर क्यूब। ये आ गई भाई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रख लो।
हाँ, ये हमारी कौन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो इसमें एक एक चीज़ का डिस्कवरेशन, चलो एक एक चीज़ आपको पता चल जाए कौन क्या है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एप्सिलॉन नॉट पता ही है, स्मॉल आर द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर to the point where we find electric field। मैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा हूँ वहाँ की जो है क्या है, डिस्टेंस है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ एटम। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम। हो चलो नोट करो, ये डेरिवेशन देख के अच्छा तो लगा ही होगा, मज़ा भी आई होगी, बहुत नई चीज़ सीखी आज। चलो, एटॉमिक नहीं, एटॉमिक, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। भाई इसमें स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है मेरे से, मुझे बड़ा फाइंड में बिंदी लगती है। एटम नहीं, एटम। और क्या गलत लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ EARLY। ठीक है, स्पेलिंग भाई गलती हो तो चेक कर लिया करो, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है मेरे से। चलो ठीक है, जल्दी इसे नोट करो और इसे लाइक कर देना, ठीक है, और आगे शेयर भी कर दो, बाकी बच्चे भी देख लें। और ये बोर्ड में तो नहीं आता ज़्यादा, लेकिन कंपटीशन लेवल, IIT लेवल और नेट लेवल पे जो बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नोट कर लीजिए।